डेंजर स्टोरी प्रस्तुत करता है। साल 1978 की सर्द रात में तनवीर उर्फ तन्नू इलाहाबाद से कानपुर पहुंचा। ठंड के कारण कांपते हुए उसने एक बूढ़े रिक्शे वाले से बड़ी हवेली चमनगंज तक चलने की बात की। रास्ते में सिगरेट पीते हुए तन्नू ने रिक्शे वाले से उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछा। पता चला कि वो दिन में एल्जिन मिल में काम करता है और रात को रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता है। हवेली पहुंचकर तन्नू का स्वागत एक मासूम मुस्कान के साथ 18 साल की शहनाज ने किया। उसने तन्नू को उसकी बीमार अम्मी के कमरे तक पहुंचाया, जिन्हें अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी ने जकड़ रखा था। तन्नू की इस कहानी में ठंड की सिहरन, अतीत की यादें और एक दर्द भरी सच्चाई छिपी है। डेंजर स्टोरी चैनल पर ऐसे और भी रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाले किस्से सुनने के लिए जुड़े रहें। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटी है तो उसे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक के जरिए साझा करें और अपनी दर्द भरी कहानी दुनिया के सामने लाएं। डेंजर स्टोरी, जहां हर कहानी में छिपा है एक अनसुना सच। रात के 12 बज चुके थे। तन्नू इलाहाबाद से कानपुर पहुंचा रोडवेज की बस से। उसके बस से उतरते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी ओर हाथ बढ़ाकर बैग को थामते ही बोला, कहाँ चलेंगे बाबूजी? मैं रिक्शे वाला, दूसरे हाथ से रिक्शे की ओर इशारा करते हुए। उसकी आवाज़ से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दिसंबर की ठंड और भूख ने उसके गले को बैठा दिया। तभी तो वह भागता हुआ पहुंचा था अपनी सवारी के पास। तन्नू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बड़ी हवेली चमनगंज जाना है, कितने लोग हैं? 1978 की उस कड़ाके की ठंड में केवल 4 रिक्शे वाले और 2 तांगे वाले ही दिख रहे थे। हर जगह कोहरे ने चादर चढ़ा रखी थी। रिक्शे वाले ने कहा, 10 रुपए दीजिएगा, ठंड भी तो है सरकार। तन्नू ने रिक्शे की तरफ चलते हुए कहा, ठीक है चलो। रिक्शे पर सवार होते ही तन्नू ने अपने जैकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला। एक सिगरेट उसमें से निकाली और पैकेट वापस जैकेट की जेब में रख दिया। उसी जेब से लाइटर निकाला और सिगरेट जलाई। एक लंबा कश लगाकर अंदर खींचा और राहत की सांसों के साथ सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ा। उसका चेहरा तनाव रहित लग रहा था। उसने रिक्शे वाले से पूछा, रात भर रिक्शा चलाते हो क्या? परिवार नहीं है क्या शहर में? रिक्शे वाले ने जवाब दिया, नहीं बाबूजी, 2 बजे तक चलाएंगे, फिर कमरे पर जाकर आराम करेंगे। सुबह 9 बजे से एल्जिन मिल में काम करते हैं, यहीं पास के गांव के हैं, इसलिए परिवार नहीं रखा शहर में। अरे वाह, तुम तो काफ़ी मेहनती मालूम पड़ते हो, कितना पढ़े लिखे हो? तन्नू ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैट्रिक पास हैं बाबूजी, रिक्शे वाले ने जवाब दिया। सिगरेट का आखिरी कश खत्म होते ही चमनगंज पहुंच गया था तन्नू। रिक्शे वाले ने हवेली के पास रिक्शा रोकते ही कहा, लीजिए पहुंच गए बाबूजी, बड़ी हवेली। तन्नू ने अपनी जेब से बटुआ निकाला, उसमें से 10 रुपए का नोट रिक्शे वाले को दिया। फिर बटुआ जेब में रखते ही बैग को कंधे पर टांग लिया और हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हवेली के गेट पर चौकीदार बैठा था। उसे तन्नू के आने की खबर शायद पहले से ही थी, इसलिए तो उसने नाम सुनते ही गेट खोल दिया। तन्नू हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। चौकीदार ने उसके हाथ से बैग लेकर अपने कंधे पर टांग लिया था और दूसरे हाथ में लालटेन थाम रखी थी। दरवाजे पर पहुंच उसने कुंडा खटखटाया। कुछ देर में दरवाजे को एक 18 साल की सुंदर लड़की ने खोला। उसने तन्नू की ओर देखते ही एक नादान सी मुस्कान अपने चेहरे पर झलकाई। तन्नू भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम शहनाज हो ना, डॉक्टर अंकल की बेटी? कितनी बड़ी हो गई हो? शहनाज ने उसे उसकी अम्मी के कमरे की ओर चलने का इशारा करते हुए कहा, आप भी तो कितने खूबसूरत हो गए हैं। उसने जारी रखा, अब आंटी को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मुझे पापा ने रुकने को कहा, लेकिन अब आप भी आ गए हैं तो एक से भले दो। उसने तन्नू की अम्मी के कमरे का दरवाज़ा खोला। उसकी अम्मी रज़ाई के अंदर लिपटी पड़ी थी। उन्हें अल्जाइमर नाम का दिमागी रोग हुआ था। उनकी हालत ज़्यादा नाजुक थी, इसलिए तन्नू को तुरंत बुलवाया गया था। तनवीर नवाबों के परिवार से ताल्लुक़ रखता था और पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया गया था। उसके वालिद ने गुजरने से पहले सब कुछ उसके नाम पहले ही कर दिया था, क्योंकि वह अपनी बेगम की तबीयत के बारे में जानते थे। यूं तो तनवीर की अम्मी लखनऊ की हवेली में रहा करती थी, लेकिन अपने शौहर के गुजरने के बाद कानपुर की बड़ी हवेली में रहने लगी थीं। तन्नू ने शहनाज से अपनी अम्मी की सारी जानकारी ली। क्योंकि वह सो रही थी,
इसलिए उसने जगाना सही नहीं समझा। शहनाज ने तन्नू को उसके कमरे की ओर ले जाते हुए कहा, तुम इस हवेली में पहली बार आए हो ना, इसलिए तुम्हें बता रही हूं, नीचे बेसमेंट में कभी मत जाना। सब कहते हैं उसमें एक रूह रहती है। तुम्हारी अम्मी को भी यहां नहीं आना चाहिए था। यहां आते ही उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तुम भी ना बच्चों जैसी बातें करती हो शहनाज। आज के ज़माने में कहीं कोई मानेगा इन सब बातों को। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कितनी बार पकड़ा उस रूह ने? तन्नू ने मुस्कुराते हुए पूछा। मजाल है मेरे सामने कोई रूह आ जाए। मेरे गले में पीर बाबा का तावीज़ है, तुम्हारे लिए भी ला दूंगी, शहनाज ने इतराते हुए कहा। उसने एक कमरे के दरवाजे के सामने रुकते ही कहा, लीजिए हुजूर, आपका कमरा आ गया। तन्नू ने दरवाज़ा खोला और अंदर बिस्तर की ओर बढ़ा। वह काफ़ी थक चुका था। उसने तुरंत ही खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। शहनाज ने उसकी ये हरकत देखी और लालटेन को टेबल पर रख दिया, जो बिस्तर के पास ही था। फिर तन्नू की ओर देखते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम भी आराम से सो जाओ, सुबह बातें होंगी। तन्नू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, गुड नाइट। शहनाज ने भी इसका जवाब गुड नाइट बोलकर दिया। तन्नू को रात में प्यास लगी। उसकी नींद खुल गई। उसने घड़ी में देखा तो सुबह के 3 बजे हुए थे। वह बिस्तर से उठकर रसोई की तरफ बढ़ा। इतने में एक आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो आवाज़ शायद बेसमेंट से ही आ रही थी। आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने हाथों से दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा हो। तन्नू के कदम रुके नहीं। वो सीधा बेसमेंट की ओर लपका और दरवाजे के सामने खड़े होकर आश्चर्य के स्वर में पूछा, कौन है अंदर? तन्नू ने अपने कान दरवाजे पर रख दिए ताकि सुन सके कि अंदर से कोई आवाज़ आती है या नहीं। लेकिन इतने में 2 भयानक हाथ दरवाज़ा तोड़ते हुए बाहर निकलकर तन्नू को गर्दन सहित पकड़ लेते हैं। तन्नू अपनी आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। जब आंखें खोलीं तो देखा सुबह हो चुकी थी। सूरज सिर पर आ चुका था और चिड़ियों की आवाज़ों से सारा वातावरण उत्साहित हो रहा था। अगली सुबह तन्नू अपने बिस्तर से उठकर फ्रेश होने के बाद सीधा डाइनिंग टेबल पर जा पहुंचा। शहनाज पहले से ही वहां मौजूद थी और जूस पी रही थी। तन्नू ने उससे भूमिका बांधते हुए पूछा, अच्छा कल जो तुम उस बेसमेंट वाली रूह के बारे में बात कर रही थी शहनाज, इसका और भी कोई चश्मदीद गवाह है या ये तुम्हारे ही दिमाग की उपज है? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कोई पागल हूं जो अपने से भूत आया चिल्लाऊंगी? सिर्फ मैं ही नहीं, और भी गवाह हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने रूह को देखा है। शहनाज ने काफ़ी आत्मनिर्भरता से जवाब दिया। तो ठीक है, आज इस रहस्य को भी और नज़दीक से जानने का मौका मिलेगा। पहले ज़रा नाश्ता करके अम्मी से मुलाकात कर लूँ, फिर हम दोनों मिलकर इस मसले की तहकीकात करेंगे। तन्नू ने काफ़ी उत्साहित होकर कहा, निहारिका ओ निहारिका, ज़रा नवाब साहब के लिए नाश्ता लगाना। शहनाज ने पुकारते ही तन्नू की तरफ देखकर आंख मार दी। तन्नू भी अपनी मुस्कान न रोक पाया। वह उस शख्स को देखने के लिए उत्साहित था जिसका शहनाज ने नाम पुकारा था, निहारिका। वाह, नाम सुनते ही लगता है ज़रूर किसी अप्सरा का होगा। तन्नू ने मन ही मन सोचा और मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद एक हसीन युवती नाश्ता लेकर अंदर से आई। उसे देखते ही तन्नू के होश फकता हो गए। वह बला की खूबसूरत थी। कोई भी उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वह घर की नौकरानी है। कटिले नैन नक्श, गोरा रंग, लंबा कद और गदराया बदन। उसे देखते ही कोई भी लड़का उसका दीवाना बन जाता। निहारिका ने नाश्ते की प्लेट तन्नू के सामने रख दी और साथ ही टेबल पर गोभी, आलू, मूली, मेथी आदि के तरह तरह के पराठे थे। तन्नू ने बटर नाइफ से थोड़ा बटर निकालकर प्लेट में डाला और सोचने लगा, कौन सा पराठा पहले खाऊं? इतने में शहनाज बोली, ये गोभी वाला पहले खाओ। उसने एक गोभी का पराठा उसकी प्लेट में डाल दिया। तन्नू ने खाना शुरू किया। वाह क्या बात है, ऐसा गोभी का पराठा आज तक नहीं खाया। तन्नू ने पराठा मुंह में डालते हुए कहा, अच्छा है ना, इस हवेली में काम करने वाले रसोइये बेहद अच्छा खाना पकाते हैं। शहनाज ने तुरंत ही कहा, और कुछ चाहिए नवाब साहब को? निहारिका ने तन्नू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। तन्नू ने भी मुस्कुराते हुए नहीं के इशारे में गर्दन हिला दी। निहारिका समझ गई और अपना काम करने वापस जाने लगी। तन्नू ने अपना नाश्ता खत्म किया और टेबल से सीधा उठकर शहनाज के साथ अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में पहुंचते ही देखा
अम्मी एक तक छत को देख रही थी। उसने अम्मी को देखकर पूछा, अम्मी अब कैसी तबीयत है आपकी? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने 3-4 बार और पूछा, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा। इतने में शहनाज बोली, मैंने सवेरे का डोज दे दिया है जैसा पापा ने बताया था। थोड़ी देर बाद इन्हें नींद आ जाएगी। इनके लिए आराम करना बहुत ज़रूरी है। शहनाज ने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद तन्नू की अम्मी की पलकें भारी होने लगीं, जिन्हें अब खुला रखना तनवीर की अम्मी के बस में नहीं था, और वह गहरी नींद में सो गईं। तन्नू और शहनाज अपने तय किए हुए कार्य पर लग गए। उन्होंने हवेली के सभी नौकरों को बुलवाकर पूछताछ की। उनमें से ज़्यादातर का यही कहना था कि उस बेसमेंट में से कभी कभी किसी के चलने की आवाज़ आती है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनमें से कुछ ने वहाँ तेज़ लाल रोशनी जलते हुए देखा है। सभी से पूछताछ करने के बाद तन्नू ने शहनाज की तरफ देखकर कहा, इसका मतलब यह है कि इस हवेली में सही में कोई रूह है, लेकिन तेज़ लाल रोशनी का क्या मतलब है? अच्छा शहनाज, तुम्हें पता है इस हवेली को कब खरीदा गया, या इससे पहले इसमें कौन रहता था? इन सब बातों का पता चलना बहुत ज़रूरी है, तभी किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। शहनाज ने कुर्सी से उठकर तन्नू के इर्द गिर्द चलते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए कहा, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, तुम्हारे अब्बू ने इस हवेली को गुजरने से 5 साल पहले ही लिया था। उन्होंने इस हवेली को अपने पुरातत्व विभाग के दोस्त और सहकर्मी डॉ जाकिर से खरीदा था। उन्हें लंदन की यूनिवर्सिटी से बुलावा आ गया था और उन्होंने जाने से पहले ये हवेली तुम्हारे अब्बू को बेच दी। शहनाज ने बोलना जारी रखा, तुम्हारे अब्बू के गुजरने के बाद घर का खर्चा और हवेली के रख रखाव में दिक्कत आने लगी थी, इसलिए मुनीम जी और बाकी के जिम्मेदार सदस्यों ने ही लखनऊ की हवेली बेचने का फैसला किया था। फिर भी खर्चा चल ही रहा है। कई जगह खेती से अच्छी खासी आमदनी जो हो जाती है। तुम्हारे अब्बू और डॉ जाकिर इस हवेली में अपने प्रयोग की कुछ वस्तुएं भी रखते थे, मैंने ऐसा सुना है। तन्नू काफ़ी गंभीरता से इस बड़ी हवेली के ख्यालों में खो गया। तन्नू अपने ख्यालों में यह सोचता रहा कि आखिर उस तहखाने में ऐसा क्या होगा जिससे सभी हवेली के नौकर डरे हुए हैं। क्यों ना तहखाने को एक बार खोलकर देखा जाए। मैं कल ही उस तहखाने को खोलता हूँ, तन्नू ने मन ही मन सोचा। शाम हो चली थी। तन्नू ने अपनी अम्मी को दवाई खिलाई और हाल में चिमनी के पास आकर बैठ गया। निहारिका तुरंत उसे चाय की प्याली देती है। तन्नू निहारिका की तरफ बड़े प्यार से देखता है और पूछता है, घर में कौन कौन है? निहारिका ने जवाब दिया, कोई नहीं है नवाब साहब। तन्नू चाय की चुस्की तो ले ही रहा था, साथ ही निहारिका की कमर को देख रहा था। उस गदराए हुस्न की मलिका की कमर बिल्कुल चिकनी नजर आ रही थी। वो उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था और उसके मन में उसे छू लेने का विचार आ रहा था। इतने में कमरे में शहनाज आ जाती है और तन्नू की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ नवाब साहब, क्या खिचड़ी पक रही है दिमाग में? तन्नू ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही चाय की चुस्की ले रहा हूं। तुम्हें भी पीनी हो तो बनवाऊं? तन्नू ने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, रहने दीजिए, मैं खुद ही बना लूंगी। शहनाज ने तन्नू की ओर देखते हुए कहा। इतने में तन्नू ने उससे पूछा, अच्छा शहनाज, क्या कल तुम मेरे साथ तहखाने में चलोगी? ना बाबा ना, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? शहनाज ने बोला, तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें करती हो? आज के ज़माने में तुम भूत प्रेत जैसी बातें करती हो। तन्नू ने निडरता दिखाते हुए कहा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। निहारिका ने कहा, बहुत अच्छा, हम तीनों कल ही तहखाने में चलेंगे। इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस तहखाने में ऐसी क्या चीज़ छुपी हुई है जिससे घर के बाकी नौकर इतना डरे हुए हैं। तन्नू ने उन दोनों नौजवान लड़कियों से कहा, जिनके चेहरों पर गंभीरता के साथ डर साफ झलक रहा था। रात काफ़ी हो चली थी। खाने की टेबल पर एक दूसरे को गुड नाइट कहने के बाद शहनाज और तन्नू अपने अपने कमरों में सोने चले गए। तन्नू ने अपने कपड़े बदले और नाइट सूट में बिस्तर पर सोने चला गया। कुछ देर बाद तन्नू की नींद खुली। उसने अपनी घड़ी में देखा तो 3 बजे हुए थे। उसे ज़ोर से प्यास लगी थी, लेकिन बगल में रखे जग में पानी खत्म हो गया था। उसने मन में सोचा, बड़ी अजीब बात है, अभी तो पानी भर के रखा गया था, सोने से पहले एक बार भी नहीं पिया, तो फिर ये पानी कैसे खत्म हो गया? तन्नू ने इतना सोचा ही था कि उठकर किचन की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने पहले तो इस बात को नज़रअंदाज किया,
लेकिन फिर जब आवाज़ काफ़ी ज़ोर से आने लगी तो उसने उस आवाज़ का पीछा किया। वह कदमों की आहट उसे तहखाने के पास ले गई। कदमों की आहट इतनी साफ सुनाई पड़ रही थी कि कोई भी दूर से सुन ले, और दरवाजे के नीचे दरार से लाल रोशनी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। तन्नू तहखाने के दरवाजे के निकट आया तो कदमों की आहट थोड़ी धीमी पड़ गई। उसने जैसे ही दरवाजे पर कान टिकाए, अचानक एक खौफनाक हाथ बाहर निकलकर दरवाज़ा तोड़ते हुए तन्नू को जकड़ लेता है। तन्नू घबराहट में अपनी आंखें बंद करके जोर से चीखता है, बचाओ बचाओ। इतने में उसकी आंखें खुल जाती हैं तो देखता है निहारिका खिड़की का पर्दा हटा रही थी और सुबह का सूरज निकल चुका था। उसने तन्नू की ओर देखते हुए कहा, किसने पकड़ लिया नवाब साहब? आपको किससे बचाना है? तन्नू ने बात को बदलते हुए कहा, जिसे पकड़ना है वो तो कभी पकड़ती नहीं, जिसे नहीं पकड़ना होता है वो सपनों में भी पकड़ लेता है। तन्नू के शरारत भरे जवाब का मतलब शायद निहारिका समझ गई थी, इसलिए वह मुस्कुराते हुए बोली, अब जल्दी से तैयार हो जाइए और नाश्ते की टेबल पर आ जाइए। याद है ना, आज तहखाने की छानबीन करनी है। तन्नू तैयार होकर टेबल पर पहुंच जाता है, जहां शहनाज पहले से ही मौजूद थी। तन्नू ने शहनाज को गुड मॉर्निंग कहा। वापसी में शहनाज ने भी उत्तर दिया। नाश्ता खत्म होते ही तीनों पहले तन्नू की अम्मी को देखने गए। उनकी हालत में सुधार तो था, लेकिन वे किसी से बात नहीं करती थी। निहारिका और शहनाज ने उन्हें दवाइयाँ देकर आराम से बिस्तर पर लिटा दिया, क्योंकि उनकी दवाइयाँ ऐसी थीं कि किसी भी इंसान को कुछ देर में सुला देती। उनके सो जाने के बाद तीनों तहखाने की ओर चल दिए। हो सकता है कि इस तहखाने में कुछ ऐसा राज छुपा हो जिसे आज तक कोई ढूंढ न पाया हो। शायद कोई खजाना हो या छुपा हुआ रहस्य जो तीनों को अमीर बना दे। हो सकता है कि लोगों की बात सही हो और यहाँ पर कोई भूत प्रेत हो, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक वहम हो जो लोगों ने पाल रखा है। तन्नू के मन में ये सारी बातें चल रही थीं जैसे जैसे वह तीनों तहखाने की ओर बढ़ रहे थे। तहखाने के कमरे के बाहर एक बड़ा ताला लटका मिला। तन्नू ने आसपास नजर डाली तो देखा कोई ज्यादा काम आने वाली चीज नहीं मिली, बस एक लोहे की खंती रखी हुई थी। उसने उस खंती को उठाया और तहखाने के कमरे के उस ताले को तोड़ दिया। तन्नू ने तहखाने का ताला तोड़ तहखाने का दरवाजा खोला। निहारिका और शहनाज की हालत डर से खराब हो गई थी। उन्होंने अपने अपने हाथों से कसकर तन्नू को पकड़ रखा था। तन्नू को भी उनके डर का अंदाजा हो गया था। पूरे तहखाने में धूल ने चादर चढ़ा रखी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सदियों से हाथ न लगाया हो। चारों ओर दीवार पर मकड़ी के जाले साफ नजर आ रहे थे। तन्नू ने तहखाने में सामने रखी मेज पर देखा तो कुछ पुराने दस्तावेज रखे हुए थे, कुछ नक्शे थे और एक पेपरवेट भी था। निहारिका और शहनाज सामने रखी अलमारी खोलकर छानबीन कर रहे थे। उस तहखाने में कुल 5 अलमारियां थीं। तन्नू ने दस्तावेज की छानबीन से पता लगाया कि उसके अब्बू शायद हिमालय की किसी गुफा के ऊपर काम कर रहे थे। कुछ दस्तावेजों से पता चला कि उस गुफा से उन्हें एक अमूल्य वस्तु प्राप्त हुई थी। उसका उन दस्तावेजों में जिक्र तो था, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा था वो क्या थी। तन्नू ने उन दस्तावेजों को अपने ओवरकोट की जेब में रख लिया और सामने की अलमारी की ओर बढ़ गया। सभी अलमारियों को देखने के बाद उसने सभी दस्तावेज एक जगह इकट्ठा किए। वहीं थोड़ी दूर में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। उन तीनों ने उस पुराने संदूक को खोला। उसमें एक कंकाल रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था काफी पुराना है, लेकिन उस संदूक के कंकाल का सिर गायब था। आखिर इसका सिर कौन ले गया होगा और ये कंकाल यहाँ क्या कर रहा है? शहनाज ने अचंभित स्वरों में पूछा। तन्नू ने उसका उत्तर दिया, मुझे लगता है अब्बू और उनके दोस्त किसी प्रोजेक्ट पर हिमालय के पहाड़ों की गुफाओं पर गए थे। वहाँ से उन्हें शायद ये कंकाल मिला होगा। ये कोई मामूली कंकाल तो है नहीं, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से बर्फ में जमा हुआ होगा, तभी इसके कोट में पानी से गलने के निशान हैं। लेकिन नवाब साहब, इसका सिर गायब होने की क्या वजह हो सकती है? निहारिका ने तन्नू की ओर देखते हुए पूछा। मुझे लगता है कि ये एक अंग्रेज़ का कंकाल है, क्योंकि इसके कपड़ों से तो यही पता चलता है। लेकिन ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई कि इसका सिर कौन ले गया होगा और क्यों, तन्नू ने कहा। उसने कंकाल को ध्यान से देखा। उसके कोट का आधा हिस्सा फटा हुआ था। उसकी पतलून भी कई जगह से फटी हुई थी। उसके पाँव में लॉन्ग बूट थे, जो ज़्यादातर पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग ही पहनते हैं। तन्नू उन बूट को देखकर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर उन तीनों ने
वहां से ज़रूरी कागजात बटोरे और तहखाने को बंद कर दिया। शहनाज एक नया ताला लेकर आई और उसने तन्नू को दे दिया। तन्नू ने उस तहखाने के दरवाजे का कुंडा बंद करके उस पर ताला लगा दिया। तीनों तहखाने से मिले कागजात को लेकर हॉल में आए। उन्होंने उन सभी दस्तावेजों को हॉल की एक बड़ी टेबल पर रखा। फिर तन्नू और शहनाज मिलकर उन दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने लगे। निहारिका तन्नू की अम्मी के कमरे में उनका हाल पता करने चली गई। तन्नू और शहनाज ने दस्तावेजों से पता किया कि वो कंकाल काफ़ी कीमती था, जिसे तन्नू के अब्बू अपने इंतकाल से पहले ही इस तहखाने में लेकर आए थे। उस कंकाल का सिर काफ़ी कीमती और चमत्कारी था। तन्नू ने शहनाज की तरफ देखते हुए कहा, शायद उस कंकाल के सिर गायब हो जाने की यही वजह थी कि वह चमत्कारी था, लेकिन ऐसा कौन सा अंग्रेजी चमत्कारी कंकाल मिल गया था। इतने में शहनाज ने कहा, मुझे लगता है कि उस कंकाल का सिर इस हवेली में आने के बाद गायब हुआ था। यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन सिर गायब किसने किया होगा, यह अपने आप में एक पहेली है। तन्नू ने शहनाज से अचंभित भाव में कहा। शाम हो चली थी। सब कुछ देखते हुए तन्नू ने शहनाज से कहा, अच्छा अब चलकर नहा धोकर फ्रेश हो लिया जाए। आज तहखाने की काफ़ी सफाई कर ली है। शहनाज भी उसकी बात मानकर अपने कमरे की ओर फ्रेश होने चली गई। दोनों फ्रेश होने के बाद डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। निहारिका उन दोनों के लिए कॉफ़ी ले आई। कॉफ़ी पीते पीते शहनाज ने तन्नू से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि इस हवेली में इसी सिर कटे अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही का भूत घूमता है? तन्नू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम भी अजीब अजीब बातें करती हो। उस तेज लाल रोशनी का क्या, जिसका जिक्र हवेली के सारे नौकरों ने किया था? आखिर वो लाल रोशनी उन सभी को तहखाने के रोशनदान से जलते हुए दिखने की क्या वजह हो सकती है? अगर उस कंकाल का सिर चमत्कारी है तो धड़ भी तो चमत्कारी होगा, निहारिका ने पूछा। तन्नू थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में ये विचार आ रहे थे कि जब से वो इस हवेली में आया है, उसने 2 बार उस तहखाने में किसी के कदमों की आहट सुनी है। लगातार 2 रातों को एक जैसे ही सपने देखे हैं। घड़ी में 3 बजे का घंटा दिखाई देना, ये सारी चीजें किसी और इशारा कर रही थी। लेकिन तन्नू ने बात बदलते हुए शहनाज से पूछा, अगर तुम्हें उस कंकाल का सिर मिल जाए तो तुम क्या करोगी? अगर वो सचमुच चमत्कारी हुआ तो उससे बहुत सारी दौलत मांग लूंगी और इस दुनिया पर शहजादी बनकर राज करूंगी। शहनाज ने पलक झपकते ही जवाब दिया। दोनों मिलकर हंसने लगे। रात काफ़ी हो चली थी। निहारिका ने दोनों का खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और खुद तन्नू की अम्मी के लिए सूप लेकर उनके कमरे की ओर चली गई। शहनाज और तन्नू खाना खाने लगे। डाइनिंग टेबल पर खाना खत्म होने के बाद तन्नू ने शहनाज को गुड नाइट बोला और निहारिका से अपने कमरे में पानी रखने का हुक्म दिया। निहारिका ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। तन्नू ने अपने कमरे में जाकर नाइट सूट पहना और अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद निहारिका जग में पानी लेकर आई। तन्नू ने उसे अपने पास थोड़ी देर बैठने को कहा। निहारिका पहले तो थोड़ा घबराई, लेकिन फिर पास ही कुर्सी पर बैठ गई। तन्नू ने उससे बिस्तर पर ही लेटे हुए पूछा, अच्छा निहारिका, तुम इसी हवेली में ही रहती हो या कभी अपने घर भी जाती हो? जाती हूँ ना नवाब साहब, हर शनिवार को जाती हूँ और रविवार की शाम को वापस आ जाती हूँ, निहारिका ने तन्नू के प्रश्न का उत्तर दिया। अच्छा, कोई आशिक या मंगेतर है क्या तुम्हारा? तन्नू ने थोड़ा संकोच से पूछा। नहीं नवाब साहब, अब तक तो कोई आप जैसा कहाँ मिला, निहारिका ने शरारत भरे अंदाज में जवाब दिया, जैसे वो जानती हो कि तन्नू ने ये प्रश्न उससे क्यों पूछा। तन्नू के चेहरे पर मुस्कान खिल गई, जैसे उसे किसी खजाने की चाबी मिल गई हो। लेकिन उसने अपने हाव भाव को काबू में रखते हुए निहारिका से कहा, अच्छा चलो, अब तो मैं मिल गया हूं, अब क्या ख्याल है? निहारिका का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढका और वहां से भागती हुई चली गई। तन्नू भी समझ गया, लड़की हंसी तो फंसी, उसका आधा काम हो चुका था। बस अब इज़हार करके आंखें चार और जिया बेकरार करना बाकी रह गया था। तन्नू ने ठंडी आहें भरी और एक गिलास पानी पिया, फिर थोड़ी देर में सो गया। रात का घनघोर अंधेरा बाहर छाया हुआ था और साथ ही उस पर कोहरे ने चादर चढ़ा रखी थी। लेकिन शायद उस हवेली में किसी को चैन की नींद नहीं आ रही थी। कदमों की तेज आहट सुनकर तन्नू की नींद खुली। वह कुछ देर के लिए अपने बिस्तर पर ही लेटकर उन कदमों की आहट को सुनकर सोचने लगा, इतनी रात को कौन टहल रहा है हवेली में? कहीं कोई चोर तो नहीं?
वह अपने बिस्तर से उठा, उसने अपना नाइट गाउन डाला और धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। तन्नू उन तेज कदमों की आहट का पीछा करने लगा। वह उसी जगह पहुंच गया, लेकिन जो उसने देखा उस पर यकीन कर पाना शायद हर पढ़े लिखे युवक के लिए असंभव था। तन्नू ने देखा वही कंकाल हवेली में इधर उधर घूम रहा था। शायद वो अपना सिर ढूंढ रहा था। तन्नू एक तरफ बड़ी सावधानी से छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। एक ओर जहां उसके रोंगटे खड़े हुए थे, वहीं दूसरी ओर उसके मन में सवाल भी था, और वह यह था कि यह कंकाल उस तहखाने से बाहर कैसे आया। वहां तो ताला लगा दिया गया था। तन्नू उस कंकाल का बड़ी सावधानी से पीछा करने लगा। जैसे ही घड़ी ने 3 बजे का घंटा बजाया, वह कंकाल अपने तहखाने की ओर बढ़ने लगा। तन्नू भी उसके पीछे पीछे हो लिया। उसने देखा कि वह अंग्रेज का कंकाल अपने संदूक के अंदर जाकर लेट गया। फिर संदूक अपने आप बंद हो गया और ठीक उसी तरह बंद हो गया हवेली के तहखाने का दरवाज़ा। तन्नू को बड़ी हैरत हुई ये सब देखकर। तन्नू सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में वापस आ गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। लेटकर तन्नू ये सोचने लगा कि सबकी बात सही साबित हो गई। इस हवेली में हकीकत में भूत है जो शायद रोज़ाना ही इस हवेली के चक्कर लगाता है। शायद उसे अपनी खोपड़ी की तलाश है। यह सिर कटा कंकाल इस हवेली में तब तक घूमता रहेगा जब तक उसे अपना सिर नहीं मिल जाता। लेकिन उस सिर को चुराया किसने होगा और क्यों चुराया होगा? शायद उस कंकाल की खोपड़ी कुछ ज्यादा ही कीमती है, उस कंकाल के लिए भी और उसे ढूंढने वाले के लिए भी। तन्नू इसी सोच में डूबा सो नहीं पाया और देखते ही देखते सुबह हो गई। सवेरे होते ही उसने नाश्ता किया और सबसे पहले तहखाने में पहुंच गया। लेकिन एक बार फिर वह हैरानी में पड़ गया। उसने देखा कि तहखाने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उसने निहारिका को आवाज़ लगाई और उसे चाबी लाने को कहा। निहारिका फौरन ही चाबी लेकर पहुंची। उसने तन्नू को चाबी दे दी। तन्नू ने तुरंत ही ताला खोलकर तहखाने का दरवाज़ा खोल दिया। निहारिका भी उसके साथ ही तहखाने में चली गई। वह तन्नू को बड़ी हैरत से देख रही थी, क्योंकि तन्नू के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने तन्नू से पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं नवाब साहब? तन्नू ने उसे पिछली रात की सारी घटना बताई और उसे सुनकर निहारिका डर गई। तन्नू ने सबसे पहले उस संदूक को खोला जिसमें कंकाल रखा था। उसने कंकाल का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। फिर उसने उस संदूक का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। उसे लगा कि शायद संदूक में कोई ऐसा सुराग छुपा हुआ हो जो उस कंकाल का राज बताने में मदद करे, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। फिर दोनों ने मिलकर संदूक बंद कर दिया और तहखाने का अच्छी तरह से निरीक्षण करने लगे। निहारिका ने तन्नू से फिर एक बार पूछा, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं नवाब साहब? तन्नू ने जवाब दिया, इस समय कंकाल से संबंधित हर उस चीज की तलाश कर रहे हैं जो हमें उस चमत्कारी खोपड़ी तक ले जाए। तन्नू और निहारिका ने अच्छी तरह से तहखाने में हर चीज की तलाशी ली ताकि उन्हें कुछ अहम सुराग मिल जाए जो उन्हें उस चमत्कारी खोपड़ी तक पहुंचा दें। अंत में उन्हें तन्नू के अब्बू के दोस्त डॉक्टर जाकिर की तस्वीर मिली, जिसके पीछे उनका पता और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। तन्नू ने अपने मन में सोचा कि ये एक अहम सुराग है जो उन्हें उस चमत्कारी खोपड़ी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सकता है। निहारिका और तन्नू ने तहखाने को अच्छी तरह से बंद कर दिया और ऊपर हॉल की तरफ आ गए, जहां शहनाज पहले से उनका इंतजार कर रही थी। उसने तन्नू और निहारिका से पूछा, तुम दोनों नीचे तहखाने में क्या कर रहे थे? इतनी बड़ी हवेली छोटी पड़ गई थी क्या जो कोना ढूंढने तहखाने में पहुंच गए थे? तन्नू और निहारिका मुस्कुराए। फिर तन्नू ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। कल रात हुए एक हादसे के बाद हम लोग कुछ ढूंढने के लिए तहखाने में गए थे। कौन सा हादसा? शहनाज ने अचंभित स्वरों में पूछा। तन्नू ने विस्तार पूर्वक सारी बातें बताईं, जिसे सुन शहनाज मारे खौफ के थर थर कांप रही थी। लेकिन उसने सबसे अपने डर को छुपाते हुए पूछा, अच्छा तो कुछ मिला क्या नीचे तहखाने में? तन्नू ने उसे डॉक्टर जाकिर के बारे में बताया। उसने शहनाज को बताया कि उसे डॉक्टर जाकिर की तस्वीर मिली है, जिसके पीछे उनका लंदन का पता और फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, इस नंबर पर कॉल करके पता चल जाएगा कि उस अधगले कंकाल और खोपड़ी का राज क्या है। अब तुम्हारी अम्मी को दवाई देने का समय हो गया है। बाद में जाकिर के बारे में पता कर लिया जाएगा। चलो ज़रा दवाई पिलाने में मदद करो, शहनाज ने तन्नू और निहारिका से कहा। फिर तीनों तन्नू की अम्मी के कमरे में दवाई पिलाने चले गए।
तन्नू की अम्मी को दवा देने के बाद निहारिका बावर्ची खाने में नौकरों के ऊपर नजर रखने चली गई। इधर तन्नू और शहनाज हॉल में चिमनी के पास बैठकर बातें कर रहे थे। शाम हो चली थी और बाहर सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी थी। ठंड होने के कारण कोहरे ने भी हल्की चादर चढ़ा रखी थी। इतने में अचानक फोन की घंटी बजती है। तन्नू फोन का रिसीवर उठाता है और अपने कानों से लगाता है, फिर भारी स्वरों में कहता है, हेलो। उधर से भी आवाज आती है, हेलो, कौन तनवीर? मैं शहनाज का अब्बू बोल रहा हूं। अब तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? कुछ सुधार हुआ उनकी हालत में? तन्नू ने अपनी अम्मी का हाल उन्हें बताया और फिर शहनाज को अपनी तरफ आने का इशारा किया। थोड़ी देर शहनाज के अब्बू से बात करने के बाद उसने कहा, शहनाज भी यहीं खड़ी है अंकल, लीजिए, उससे भी गुफ्तगू कर लीजिए। शहनाज ने रिसीवर तन्नू के हाथ से लिया और अपने दाईं तरफ कान से लगा लिया और बोली, हेलो अब्बू, आप कैसे हैं? उधर से आवाज आई, मैं तो ठीक हूं बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूं, यहां काफी खुश भी हूं। आंटी को दवा समय से दे रही हूं, आप इस बात की चिंता ना करिएगा, शहनाज ने आश्वासन जताते हुए कहा। मैं जानता हूं तुम इस मामले में काफी होशियार हो। अच्छा सुनो, मैं कल हैदर को भेज रहा हूं, उसके स्कूल की छुट्टियां भी हो गई हैं और वो तुम्हारे पास जाने की जिद किए हुए हैं। शहनाज के अब्बू ने उससे कहा, ठीक है अब्बू, हम लोग यहाँ उसका अच्छी तरह से ख्याल रख लेंगे। निहारिका ने एक बार फिर आश्वासन जताते हुए कहा और गुड बाय बोलकर फोन का रिसीवर नीचे रख दिया। उसने तन्नू को हैदर के बारे में बताया। उसने कहा, कल वो यहां पहुंच जाएगा। तन्नू ने भी प्रसन्नतापूर्वक कहा, चलो अच्छा है, हम सबका दिल भी लगा रहेगा। हैदर 7 साल का था और शहनाज का छोटा भाई था, जिसके पैदा होने के 4 साल बाद उन दोनों की अम्मी का इंतकाल हो गया था। उसके बाद दोनों बच्चों की जिम्मेदारी शहनाज के अब्बू ने बखूबी निभाई थी। दोनों बच्चों को कभी अपनी अम्मी की कमी नहीं खली। जहां शहनाज एक सुलझी हुई सुंदर लड़की थी, वहीं हैदर बहुत शरारती और हाजिर जवाब था। शरारतों के किस्से अक्सर उसके स्कूल से सुनने को मिल जाते थे। अब तक शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो कि हैदर की शरारतों की शिकायत उसके घर तक न पहुंची हो। लेकिन पढ़ाई के मामले में हैदर अपनी क्लास में सबसे आगे था। शायद यही वजह थी कि उसकी इतनी शरारतों के बावजूद उसे कभी निकाला नहीं गया। रात काफ़ी हो चली थी। निहारिका ने तन्नू और शहनाज को खाने के लिए बुलाया। दोनों बावर्ची खाने के सामने वाले हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ गए। खाना खाने के बाद तन्नू ने शहनाज को रोज़ की तरह गुड नाइट कहा और अपने कमरे में सोने चला गया। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में निहारिका ने रोज़ की तरह पानी का जग और ग्लास रख दिया। तन्नू ने निहारिका को आते और पानी रखकर जाते तक नहीं देखा, क्योंकि वह उस खोपड़ी और अधगले कंकाल के बारे में सोच रहा था। वह डॉक्टर जाकिर और उनके कंकाल से संबंध के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो डॉक्टर जाकिर अचानक ही लंदन निकल गए। हो सकता है उन्हें इस जिंदा लाश के बारे में जानकारी हो, तभी उन्होंने अचानक ही लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का आवेदन किया हो और उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया हो। तन्नू के सोचते सोचते ही काफ़ी रात बीत गई। तभी अचानक बड़ी जोरों की आवाज़ सुनाई पड़ी, धड़ाक, जैसे कहीं किसी ने दरवाजे पर बहुत जोर से एक लात मार दी हो और दरवाज़ा खुल गया हो। क्या तनु अधगले कंकाल खोपड़ी का राज जान पाएगा? जानने के लिए बने रहे भाग 2 तक। और इसी के साथ हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं भाग 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।